नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल AEIC क्लासेस पर। इस सीरीज का आज ये चौथा वीडियो होगा। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। उम्मीद है आप सभी लोग बच्चे तीनों क्लासेस आप लोग सभी लोग देख चुके होंगे। तीनों क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें तथा जो भी डाउट हो वो कमेंट में मेरे को बताएं। ठीक है, तो हम आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग से रिलेटेड। अब हमारा कल मैंने बता दिया था ये वर्किंग ऑफ डीसी मशीन का, डीसी जनरेटर की वर्किंग समझा दिया था प्रिंसिपल। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। वरना समझ में आया तो कमेंट में हमको जरूर बताइएगा, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो आज हम आर्मेचर वाइंडिंग में ये आर्मेचर वाइंडिंग तो मैंने बताई दी थी कि आर्मेचर वाइंडिंग डीसी मशीन में किस पे होती है, रोटर पे होती है। ठीक है, लेकिन अब आर्मेचर वाइंडिंग कैसे होती है, उस टाइम मैं पढ़ाते समय बोला था 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक लैप वाइंडिंग, एक वेव वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग करते समय या वेव वाइंडिंग करते समय हमको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हम अभी इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ टर्म हैं आर्मेचर वाइंडिंग को समझने से पहले, मतलब उसको आर्मेचर वाइंडिंग डिजाइन करने से पहले कुछ टर्म हैं, जैसे पोल पिच हुआ, कॉइल पिच हुआ, बैक पिच हुआ, फ्रंट पिच हुआ और ये रिजल्टेंट पिच हुआ। ठीक है, फुल पिच कॉइल और शॉर्ट पिच कॉइल क्या होती है, इन सब टर्मों को हमको समझना है। ठीक, ये जब हम समझ लेंगे तो हमारे लिए लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग कुछ भी नहीं रह जाएगा, सब एकदम ईजी और सिंपल हो जाएगा। ठीक, तो आर्मेचर वाइंडिंग तो हमारी मेन हेडिंग रहेगी, लेकिन इसके अंदर हम कुछ टर्म समझेंगे। उसमें पहला टर्म रहेगा हमारा पोल पिच। पोल पिच, तो पिच का मतलब यहाँ पे समझिएगा, पोल पिच मतलब कि सीधी सीधी बात है, 2 पोलों के बीच की दूरी को पोल पिच कहते हैं। ठीक, 2 पोलों के बीच की दूरी को। अब आप सोचेंगे पोल के बीच की दूरी कैसे नापेंगे। ठीक है, तो मैं एक रफ फिगर बताऊंगा और फिर समझाने की कोशिश करूंगा रफ फिगर बना के। तो कल जैसा हमने देखा था कि हमारे यहाँ ऐसे ये योक बना हुआ था, ठीक, ये हमारा पोल था। ये रहा पोल। ठीक है, ये पोल है। अब ये हमारी आर्मेचर कोर है, इसके चारों तरफ स्लॉट हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो अगर अब हम 4 पोल हो गई और इसमें 12 कॉइलें हो गई, तो अगर हम पोल के बीच की दूरी, अब यहाँ से ऐसे तो सेंटीमीटर में तो नापेंगे नहीं कि इस पोल से इस पोल के बीच की दूरी क्या है। तो पोल के बीच की दूरी हमेशा इस आर्मेचर कंडक्टर के टर्म में नापते हैं, आर्मेचर कंडक्टर या आर्मेचर स्लॉट के टर्म पे। आर्मेचर कंडक्टर कहिए, आर्मेचर स्लॉट कहिए, बात एक ही है। ठीक है, मतलब वाइंडिंग के हिसाब से होता है। कभी कभी एक स्लॉट में 2 कंडक्टर होता है, कभी कभी एक स्लॉट में एक ही कंडक्टर होता है। तो आर्मेचर कंडक्टर भी कह सकते हैं, आर्मेचर स्लॉट भी कह सकते हैं। ठीक, तो अब हमारे यहाँ पे कितना है, 12 कंडक्टर है और कितना पोल है, 1 2 3 4। तो ये बताइए एक पोल के सापेक्ष कितना आएगा, एक पोल के सापेक्ष हमारा कितना कंडक्टर आएगा, 3 आएगा। 12/4 कर देंगे, 4 3 12। तो इसी एक पोल के सापेक्ष जितने कंडक्टर आएंगे उसे ही कहेंगे 2 पोलों के बीच की दूरी, 2 पोलों के बीच की दूरी। ठीक है, ठीक, तो इसे ही कहते हैं पोल पिच। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे हम। ठीक है, आर्मेचर की परिधि को, आर्मेचर की परिधि, अब आर्मेचर की परिधि
मतलब पूरी, या तो आप किसी भी परिधि के वर्गाकार निकालते हैं तो 2πr बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर तो हमको पता नहीं है, तो ये कह सकते हैं आर्मेचर की परिधि पर स्थित, ठीक है, परिधि ये हो गया, पर स्थित आर्मेचर कंडक्टर या आर्मेचर स्लॉट्स की पर पोल, माफ करिएगा ये आर्मेचर मैंने पूरा नहीं लिखा था, स्लॉट्स की प्रत्येक पोल के हिसाब से संख्या को पोल पिच कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ का जैसे मैंने उदाहरण दिया है, यहाँ पे कितने हैं, 12 आर्मी कंडक्टर हैं, ठीक। पोल कितने हैं, टोटल 4 पोल हैं, ठीक। तो पोल पिच हमारा क्या हो जाएगा, पोल पिच कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर या स्लॉट्स बटा, मतलब बाई में नंबर ऑफ पोल, कितना हो जाएगा ये, 12/4 बराबर 3। तो इसकी पोल पिच क्या आ गई, 3 आ गई। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आएगा कि अगर इसको हम यहाँ फ्रंट में माने और इसको यहाँ पे माने तो 1 2 3, फिर इसको यहाँ पे मानेंगे तो 1 2 3, इसको यहाँ पे मानेंगे तो 1 2 3, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया, पोल पिच से हमको ये पता चलता है कि एक पोल पे कितने कंडक्टर, मतलब एक पोल के अंडर में कितने कंडक्टर आएंगे, सीधी सरल शब्दों में ये है, ठीक है। तो ये हमारा पोल पिच हो गया। अब हमारा अगला हेडिंग रहेगा क्वाइल और वाइंडिंग एलिमेंट। तो इसको ध्यान से समझिएगा, जैसे कुछ खास पॉइंट तो नहीं है बट समझने की कोशिश करिएगा। तो एक फिगर समझिएगा, मैंने कल बताया था कि कम्यूटेटर जो होता है वो छोटे छोटे भागों में बटा होता है ना। तो ये हमारा मान लीजिए ये कम्यूटेटर हम मान लेते हैं, तो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। तो और आर्मेचर कंडक्टर कम्यूटेटर से जुड़ा होता है, तो हमारा ये आर्मेचर कंडक्टर हो गया, ठीक। आर्मेचर कंडक्टर जो हमारा होगा ये फिर किस पे लपेटा होगा, आर्मेचर के स्लॉट पे। तो ऐसे निकलेगा यहाँ से, फिर स्लॉट पे ऐसे चढ़ा, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऊपर हो गया, स्लॉट के ऊपर हो गया मान सकते हैं, है ना। स्लॉट के ऊपर मान लिए इसको, फिर ये स्लॉट से पीछे की तरफ, मतलब जो हमको हिस्सा दिख नहीं रहा है इसको हम डॉटेड से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। जो हिस्सा दिख नहीं रहा है ये स्लॉट के नीचे से होते हुए फिर ये पीछे साइड जुड़ गया, ठीक है। तो ये पीछे की तरफ का भाग है, ये फर्स्ट जो हमको दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक कोर है और इसके ऊपर हम आर्मेचर का कंडक्टर लपेट रहे हैं। तो ये लपेट दिए एक हिस्सा, अब ये नीचे से होके आएगा ना उसके पीछे साइड से, तो पीछे वाले साइड को तो मैं दिखाता नहीं हूँ, फिर ये इधर से निकलेगा ये, तो मतलब यहाँ पे यहाँ तक ये क्या है, कॉमन है, पीछे किस तरफ है, तो इसी पॉइंट को मैं यहाँ पे डॉट से दिखाया हूँ, ठीक है। ये जैसे कि इसके पीछे से आ रहा है, जो पीछे से आ रहा है वही पॉइंट हमारा डॉटेड है, ठीक है। ये हो गया, तो ये वाला फिगर हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक। अब मान लीजिए ये तो क्या हो गया, सिंगल टर्न कॉइल हो गई, जैसे एक ही टर्न है ना, एक है ना। कभी कभी क्या होता है कि मल्टी टर्न कॉइल होती है। मल्टी टर्न मतलब कि एक कॉइल में ही कई टर्न घुमावदार होंगे, उसे मल्टी टर्न कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कम्यूटेटर, यहाँ से निकला है,
ठीक, अब ये समझिए ऐसे कुछ है, ठीक है, ऐसे निकला, ये गया ऊपर। जैसे यहाँ पे एक कॉइल यहाँ तक, लेकिन ये मल्टी टर्न कॉइल देखिए, 1 2 3 4, ये 4 है ना, 4 ये आगे आपको दिख रहा है। अगर हम तीन टर्न की बनाए तो 3 हमको आगे दिखेगा ना, 3 आगे दिखेगा और 3 ही पीछे दिखेगा, है ना। एक हो गया। अब ये पीछे वाला हिस्सा है, ठीक। फिर ये पीछे से निकल गया है, यहाँ पे आया ना, फिर यहाँ से ये निकलेगा, फिर ये जाएगा ऐसे, ठीक। ये पीछे वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा हो गया। वही ये पीछे से होते हुए ये आगे आया है ना, तो ये आगे वाला हिस्सा हो गया। फिर यहाँ से ये ऐसे आएगा, फिर यहाँ से ये नीचे हो गया, फिर यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ से ये आगे आ जाएगा, फिर यहाँ से ये आगे ऐसे आएगा, फिर यहाँ से ये पीछे होते हुए इसको हम मान लेते हैं, जोड़ लेते हैं, इसमें तीन ही टर्न का बनाते हैं, ठीक है। तो ये 3 आगे आया, 3 पीछे आया, और हमारी लेकिन कॉइल समझिए एक ही है, मतलब एक ही, इसके 2 ही सिरे हैं, दोनों कम्यूटेटर से जुड़े हुए हैं, ठीक। तो ये कॉइल एक ही कहलाएगी, लेकिन कितने टर्न की कॉइल है, 1 2 3 टर्न है इसमें। कितने टर्न की कॉइल है, 3 टर्न है, ठीक है। 3 टर्न की कॉइल है, कॉइल है एक ही, लेकिन कितने इसमें कंडक्टर है। जैसे सिंगल टर्न की कॉइल होती है तो उसमें एक कंडक्टर ये हुआ, एक कंडक्टर ये पीछे वाला हुआ, ठीक। तो इसमें भी क्या कितने कंडक्टर कहेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अगर 3 टर्न की कॉइल है तो हमारे पास कितने कंडक्टर होंगे, 6 कंडक्टर होंगे। सिंगल टर्न की कॉइल है तो कितने कंडक्टर होंगे, 2 कंडक्टर होंगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि सिंगल टर्न, जैसे ये क्या है, इसे क्या कहेंगे, सिंगल टर्न कॉइल। इसे क्या कहेंगे, 3 टर्न कॉइल, ठीक है। तो सिंगल टर्न की कॉइल में कितने कंडक्टर होंगे, 2 कंडक्टर, और 3 टर्न की कॉइल में 6 कंडक्टर, ठीक है। मतलब कि जितना टर्न की कॉइल रहेगी उसमें हम 2 का गुणा कर देंगे। तो n टर्न की कॉइल में कह सकते हैं कितने कंडक्टर होंगे, n गुणे 2, ठीक। ये हमारा कंडक्टर हो गया। अब कंडक्टर और वाइंडिंग एलिमेंट लगभग एक ही है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है, नाम अलग अलग है। वाइंडिंग एलिमेंट कहते हैं साइड को, एक साइड 2 साइड, ठीक है। तो जितना अब हमको पता है कि एक कॉइल है और जितने टर्न होंगे उसका दूना साइड होगा। जैसे इसमें सिंगल टर्न है तो एक साइड और 2 साइड हो गया। और इसमें कितने टर्न है, 1 2 3 टर्न है तो कितनी साइड हो गई, 1 2 3 4 5 6 साइड हो गई। तो वाइंडिंग जो होता है, ठीक। तो वाइंडिंग एलिमेंट जो होता है, नंबर ऑफ वाइंडिंग एलिमेंट, ठीक, नंबर ऑफ वाइंडिंग एलिमेंट इक्वल टू, ठीक है, 2 गुणे नंबर ऑफ कॉइल्स, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा वाइंडिंग एलिमेंट का फार्मूला पूछेगा एग्जाम में, अगर पूछेगा भी ऐसा कुछ तो इसको एकदम रट डालिएगा, ठीक है। जो भी नोट्स पे मैं लिखता रहता हूँ वो समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत कम लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं नोट्स के रूप में दोबारा एक किताब नहीं छपवाना चाहता हूँ, तो बहुत ही सिलेक्टिव लिखता हूँ, ठीक है। तो मेरी बात सुनते जाइए और नोट्स एकदम मिनिमम, बात को हमेशा ध्यान में रखिए, कंसेप्ट समझिए। अगर आपको मशीन समझनी है या मशीन अगर आप समझ लिए, ठीक है, जैसे होता है ना कि हर पढ़ाई के कुछ सब्जेक्ट जान होते हैं। जैसे आप लोग इंटर तक पढ़े होंगे, हाई स्कूल तक पढ़े होंगे, तो आप लोगों को कहा जाता होगा कि आप साइंस समझ लीजिए और मैथ समझ लीजिए, तो आपका सब कुछ सही है। तो इसी प्रकार जब आप डिप्लोमा कर रहे हो, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो अगर आपने बेसिक समझ लिया, मशीन समझ लिया और पावर सिस्टम समझ लिया, तो ये समझिए कि आप सब कुछ समझ लिए। यही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दिल है, जान है, यही है। बाकी
आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, ये सब हुआ, ये सब रटने वाली चीज़ है। ये तो जिसको कुछ भी नहीं आता रहेगा उसको भी रटा देंगे, वो जो रट लेगा। लेकिन अगर आपको मशीन नहीं आया और पावर सिस्टम नहीं आया तो आप हमेशा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डरते रहेंगे, ठीक है। इसलिए बहुत मज़ा आता है अगर आपको समझ में आने लगेगा, उम्मीद है जो कि आ रहा होगा, तो आपको बहुत मज़ा आने लगेगी। क्योंकि एक ऐसी दुनिया है, सोचिए कि जिसमें करंट कभी आपने बहते हुए नहीं देखा होगा, बस पढ़ते हैं कि अब करंट बह रही है, वोल्टेज आ गई। कभी आपने देखा है तार में 1,32,000 का वोल्टेज जाता है, कभी आपने देखा कि उसमें दिख रहा है आपको, या उसका भार महसूस हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता है ना, तो दिखता नहीं है। बस जब कोई छूता छाता है तब दिखता है शॉर्ट होते हुए, ठीक है। अकेले चलता रहेगा तो किसी को कुछ नहीं दिखेगा। तो बस कंसेप्ट समझिए, ठीक। और उसको क्या कहते हैं, उसको कल्पना कीजिए उसको, ठीक है। उसको कल्पना करिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। तो नंबर ऑफ वाइंडिंग एलिमेंट जो है वो 2 गुणे नंबर ऑफ कॉइल हो जाता है, ठीक। अगला हमारा हेडिंग रहेगा कॉइल स्पैन या कॉइल पिच। कॉइल स्पैन या कॉइल पिच। अब आप थोड़ा सा सोचेंगे कि ये कॉइल पिच क्या होता है। पोल पिच तो समझ में आ गया कि तो कॉइल स्पैन या कॉइल पिच क्या होता है। तो इसको ऐसे समझिएगा कि सपोज करिएगा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा टोटल आर्मेचर है, आर्मेचर कोर मुड़ा हुआ होता है, उसको मैंने फैला दिया है पीट के, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा ना, जैसे ये है कॉपी। अब इसको मोड़ देते हैं, जब हम ये मोड़ देते हैं तो ये हो गया, ये पेज जो है मोड़ देंगे तो कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है ना, ये मोड़ दिए। अब इसी को अगर हम ऐसे फैला दें तो ये प्लेन ऐसे ही दिखता है ना, आयताकार। उसी प्रकार हमारा आर्मेचर कोर है। ये मुड़ा हुआ था, जब गोल था, सर्कुलर था, तो इसको मैंने ऐसे फैला दिया। अब इस पे चारों तरफ स्लॉट बना हुआ था ना, जब ये मुड़ा हुआ था तो स्लॉट कुछ ऐसे थे, ठीक, ऐसे थे ना, ऐसे कुछ गड्ढे टाइप के स्लॉट थे, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, चलिए एक और बना देते हैं 8। तो इसमें कितने स्लॉट थे? 8 स्लॉट हैं। 8 स्लॉट हैं। तो समझिएगा बात। तो और हमारे पास कितने हैं, मान लीजिए 4 हैं। तो ऐसे ये मान लीजिए, चलिए हम दो पोल पे समझाएंगे तो ज़्यादा तेज़ी समझ में आएगा, ठीक। ये हो गया, ये ऐसे हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आर्मेचर होगा, ये योक है, योक पे हमारा क्या बैठा है, पोल। ठीक है, ये पोल है, ठीक। अब इस पे क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पोल है, 8 कॉइल स्लॉट है, ठीक है। इसी पे हमारी की गई है। तो ये एक चीज़ समझिएगा, जैसे एक कंडक्टर है, ठीक, एक कंडक्टर है, एक कॉइल जिसे बोलते हैं। तो कॉइल में अगर ये सिंगल टर्न की कॉइल है तो उसमें एक ही कंडक्टर, सिंगल टर्न की कॉइल है तो उसमें 2 कंडक्टर होगा, है ना। सिंगल टर्न जैसे ऐसे, ये ऐसे हुआ और यहाँ से आ गया पीछे से, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही कंडक्टर होगा ना, मतलब कुछ ऐसा बनेगा, सिंगल टर्न की कॉइल होगी। और उसके सिरे कितने होंगे, 2। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मान लीजिए कम्यूटेटर है, छोटा छोटा। तो यहाँ से निकला कंडक्टर और यहाँ से आया और यहाँ से आया और यहाँ से आते हुए ऐसे होते हुए ऐसे हो गया, ठीक है। ये पिछला हिस्सा है, ठीक। तो इसका कंसेप्ट ये है हमारा कि अगर ये N पोल है और ये S पोल है, तो इस कॉइल को जो हम लपेटेंगे, तो यहाँ से अगर लपेट रहे हैं
तो ये निकलेगा तो इस साइड से ना, जब मैंने तीर वाला पॉइंट वाला सिस्टम समझाया था ये वाला, तो मैंने क्या कहा था, मैंने यही कहा था ना कि ये वाला जो डॉट और क्रॉस वाला, जो क्रॉस बनता था और डॉट बनता था, तो मैंने कहा था यहाँ पे अगर क्रॉस बनता है तो यहाँ पे डॉट बनता है, बोला था ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आर्मेचर का एक कंडक्टर, मतलब ये कंडक्टर, कॉइल का एक कंडक्टर N पे है तो दूसरा कहाँ पे है, S पे है, इसीलिए तो जस्ट अपोजिट बन रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ से हम यहाँ के बीच में जस्ट इसके अपोजिट जोड़ेंगे तो ये कितने के बाद पड़ेगा, इसका नंबर ऑफ स्लॉट कितने, 8 है, तो जाहिर सी बात है 4 के बाद इसका नंबर आएगा, है ना, 1 के बाद ये पाँचवें नंबर का पड़ेगा, तो 1 2 3 4 ये 5वां नंबर पड़ेगा ना, है ना। तो 1 के बाद 5वें नंबर पे पड़ेगा। अगर इसको यहाँ से 1 नंबरिंग करें तो 2 3 4 5 इस पे आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे डॉट बन रहा है तो यहाँ पे क्रॉस बनेगा, अगर यहाँ पे क्रॉस बन रहा है तो यहाँ पे डॉट बनेगा, क्योंकि ये दोनों है। बस अंतर यही है कि इतना हिस्सा इसका N पोल में है और इतना हिस्सा इसका S पोल में है, ठीक। तो अब आपको ये समझना चाहिए कि हम यहाँ से हम इसका इतना हिस्सा 1 नंबर से डालें और इधर 2 नंबर से क्यों ना निकाल दें। तो हम ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब तक कॉइल का दोनों सिरा, अगर ये सिंगल टर्न है तो एक सिरा N पे और एक सिरा S पे नहीं आएगा तो हमारी मैक्सिमम वोल्टेज नहीं पैदा होगी। तो अगर आर्मेचर का एक सिरा N पे रहेगा तो आर्मेचर मतलब कंडक्टर का, कॉइल का एक कंडक्टर N पे रहेगा तो दूसरा कंडक्टर S पे रहेगा। क्यों रहेगा, अगर S पे नहीं रहेगा तो अगर चूंकि यहाँ पे अगर इसमें पूरा फ्लक्स हो रहा है लिंक, तो इसमें भी तो पूरा फ्लक्स लिंक होना चाहिए। अगर ये कहीं यहाँ पे रहा दूसरा कंडक्टर तो इसमें पूरा फ्लक्स तो ऐसे ही जा रहा है, इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्स आएगा तो मैक्सिमम वोल्टेज हमारा नहीं बनेगा। तो अगर हम 1 की बजाय इसमें जैसे इस एक से लाके 5 पे करते हैं तो इसका मतलब कि इसमें स्लॉट कितने हैं, 8, और पोल कितना है, 4, तो 2, तो पोल पिच हमारा कितना आ गया, 4। तो अगर हम 1 से उठाते हैं और 4 के बाद 5 पे करेंगे तो हमेशा मैक्सिमम वोल्टेज बोलता है। तो इस प्रकार की वाइंडिंग जिसमें 1 से उठाते हैं, मतलब एक कंडक्टर 1 पे डालते हैं और दूसरा कंडक्टर जो वापस आने वाला होता है उसको 5 पे लाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की वाइंडिंग को फुल पिच वाइंडिंग कहते हैं, कि इसमें फुल पिच का मतलब मैक्सिमम वोल्टेज पैदा हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको करेंगे कि यहाँ पे कर दिए, मान लीजिए इसको हम 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, 5 6 7 8, ठीक। और ये हमारा हो जाएगा, ठीक, 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 7 8, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कम्यूटेटर। तो हमने यहाँ से निकाला और इसको कहाँ से डाला, सीधा यहाँ से डाल दिया, ठीक है। यहाँ से ये गया और फिर ये किस पे जाएगा, अब 5 नंबर पे, ठीक। और ये क्या आ गया, पीछे से आ जाएगा, पीछे से आके फिर ये किस पे जाना है वो आगे हम बताएंगे कि कहाँ पे जाएगा। तो ये 1 से गया 5 तक गया, तो इसके बीच में कितने वो पड़े, 1 से 5 के बीच में 1 2 3 4 ना। तो कॉइल पिच, तो इस प्रकार मतलब एक ही कॉइल की 2 साइडों के बीच जितने हमारे क्या पड़ रहे हैं, आर्मेचर स्लॉट पड़ रहे हैं, उसको कॉइल पिच बोलते हैं या कॉइल स्पैन बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा हमेशा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कॉइल स्पैन का परिभाषा क्या लिखेंगे, इसका यहाँ पे लिखेगा, कॉइल की 2 साइडों के बीच, कॉइल की 2 साइड्स के बीच कॉइल की 2 साइडों के बीच आर्मेचर पड़ने वाले, 2 साइडों के बीच कितने आर्मेचर स्लॉट पड़े हैं, पड़ने वाले आर्मेचर स्लॉट्स की संख्या को
कॉइल पिच, पिच या कॉइल पिच या कॉइल स्पैन बोलते हैं, स्पैन बोलते हैं। ठीक, अब ये समझिए, अब ऐसा नहीं है कि हम 1 से उठा के इसको 5 पे ही करें, ये नियम नहीं है, ये हम अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं। अगर हम इसको 1 से उठा के 4 पे करेंगे तो इसके बीच कितना पड़ेगा, 1 2 3 पड़ेगा, तब कॉइल स्पिन क्या होगा, 3 होगा। इसको 1 से उठा के 3 पे कर दें तो हमारा क्या होगा, 2 होगा। तो अब हम इसको 2 3 4 5 किस पे डालना है ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड ऐसे होगा कि हमको फुल पिच वाइंडिंग बनानी है कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग बनानी है। ठीक है, शॉर्ट पिच का मतलब होता है अगर कॉइल पिच आपका पोल पिच से बड़ा है, सॉरी छोटा है, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट पिच होगा। कॉइल पिच पोल पिच से छोटा है तो शॉर्ट पिच, कॉइल पिच पोल पिच के बराबर है तो क्या हो जाएगा, फुल पिच। ठीक है, तो लिखिएगा 2 शर्तें, फॉर मतलब किसके लिए, फॉर शॉर्ट पिच वाइंडिंग, पिच वाइंडिंग कॉइल पिच क्या होगा, छोटा होगा। ये निशान जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी तरफ मुंह खुला है, पोल पिच की तरफ, तो ये पोल पिच बड़ा है, कॉइल पिच छोटा है। फॉर फुल पिच वाइंडिंग, कॉइल पिच इक्वल टू पोल पिच। ठीक है, ठीक है, अब आपको ये समझना है, ठीक, कि ये हमारा कॉइल पिच पोल पिच के जब बराबर होगा तो फुल पिच होगा। अब एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि कॉइल पिच पोल पिच से बड़ा हो, मतलब मान लीजिए कि यहाँ से ये यहाँ कर दिए हम, 1 की जगह सीधा 6 से कर दिए, तो ये फिर से तो वापस आएगा, तो उसे 3 बोलते हैं, उसको 3 बोलते हैं। तो अगर इससे बड़ा भी कर देंगे, ये छोटा होगा या बड़ा हो, वो शॉर्ट पिच वाइंडिंग ही कहलाएगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कॉइल पिच पोल पिच से बड़ा हो। ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन ये गलत चीज़ है, इसको ऐसे बोलते नहीं, क्योंकि अगर हम एक से उठाएं और इसको हम 6 नंबर पे लेते आए, तो हम इसको इधर से भी तो गिन सकते हैं, इधर से गिनेंगे तो कितना आएगा, 3 ही तो आएगा। ठीक, तो ये शॉर्ट पिच ही हो गई, क्योंकि हमारा पोल पिच तो 4 है और हमारा इधर से गिनने पे कितना आया, 3 आया, तो ये शॉर्ट पिच वाइंडिंग ही टाइप की हो जाएगी। ठीक है, अगर कॉइल पिच बड़ा भी हो जाएगा, लेकिन ये गलत टर्म है तो ऐसा नहीं सोचते हैं। ठीक है, हमेशा इस टर्म को लेते हैं और बुक में भी हमेशा यही टर्म दिया होगा, तो उसी के साथ चलिए। ठीक, और कॉइल पिच पोल पिच के बराबर रहेगा तो हमारा ये होगा। अब बात आती है, एक होता है इलेक्ट्रिकल एंगल। इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल आप लोगों ने उम्मीद है पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल का मतलब क्या होता है, एक फार्मूला होता है, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल। ठीक, मतलब कि मैकेनिकल में एंगल अगर कोई दिया हुआ हो, उसे इलेक्ट्रिकल में एंगल में बदलना है तो P/2 से गुणा कर देंगे उसमें। इससे हमको क्या पता चलता है, अगर नंबर ऑफ पोल 2 हो तो थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 क्या हो जाएगा, 2/2 थीटा मैकेनिकल, है ना, थीटा मैकेनिकल इक्वल टू थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू थीटा मैकेनिकल हो जाएगा, है ना। मतलब कि थीटा मैकेनिकल क्या होता है, थीटा मैकेनिकल होता है जैसे कि कितने डिग्री घूम रहा है। जैसे मान लीजिए एक वाला ये घूमना स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे ये है। अब हम इसको समझा ही देते हैं, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। ठीक, तो यहाँ पे थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू थीटा मैकेनिकल हो गया है। तो अभी मैं यहाँ से शुरू करूँगा समझाना आपको। मान लीजिए ये सिर्फ मैं आर्मेचर बता रहा हूँ, आर्मेचर है जो कि घूम रहा है, ठीक, जो कि घूम रहा है। यहाँ पे 1 है स्लॉट, यहाँ पे 2 है स्लॉट, यहाँ पे
सिर्फ एक इसको लेके चलते हैं, सिर्फ इसको, ठीक है। और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे क्या था, 5 है ना, इन दोनों को लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक। अब इस पॉइंट पे है ये, अभी यहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे जब ये आएगा मान लीजिए, फिर ये घूमना स्टार्ट हो गया इधर से, तो यहाँ पे जब ये घूमा तो ये यहाँ पे आ गया मान लीजिए 1 और 5, ठीक। तो ये पहले यहाँ पे था, इस पॉइंट पे था, अब ये इस पॉइंट पे आ गया, और यहाँ घूम कहाँ से रहा है, एक्सिस इसकी यहाँ से यहाँ है, तो यहाँ अभी ये कितने डिग्री घूम गया, 90 डिग्री, ठीक है। ये कितने डिग्री घूम गया, 90 डिग्री। अब ये कहाँ से कहाँ तक घूमेगा, यहाँ, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक घूमा, यहाँ पे। अब यहाँ से घूम के यहाँ पे आ गया, यहाँ और यहाँ। अब यहाँ पे एक था, पहले यहाँ पे था, पहले तो यहाँ पे था ना, अब ये यहाँ पे आ गया, तो कितनी डिग्री हो गया ये, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। फिर ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और अब कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ पे घूम आ गया, तो ये कितनी डिग्री हो जाएगा, 270 डिग्री, ठीक, 270 डिग्री। अब ये फर्स्ट से पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ पोजीशन है। फिफ्थ पोजीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ जहाँ से आया था वहीं से आ गया, ठीक है। तो पहले यहाँ पे था और यहीं पे वापस आ गया, और ये बेचारा फिर से यहीं पे आ गया। तो अब ये पूरी कितनी डिग्री है, 360 डिग्री, ठीक है। तो थीटा मैकेनिकल, चूंकि ये घूम रहा है, तो मैकेनिकली मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है, 360, ठीक है। मैकेनिकली कितनी डिग्री हो सकती है, 360 डिग्री की हो सकती है, ठीक। लेकिन ये हो गया ना क्लियर। अब ये समझिएगा, अब थीटा इलेक्ट्रिकल मतलब अगर P/2 है, P/2 है, P/2 की रखेंगे, P बराबर 2 रखेंगे यहाँ पे, तो थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू थीटा मैकेनिकल, मतलब कि 360 के लिए अगर 360 डिग्री थीटा मैकेनिकल बन रहा है तो थीटा इलेक्ट्रिकल भी 360 डिग्री बनेगा। और हमको पता है कि थीटा इलेक्ट्रिकल क्या होता है, ये और ये ऐसे हो गया, तो इसे 0 डिग्री बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, 90 डिग्री, इसे क्या बोलेंगे, 180 डिग्री, इसे क्या बोलते हैं, 270 डिग्री, और इसे क्या बोलते हैं, 360 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्लियर। अब बात आती है, अब बात समझिएगा कि अगर फुल पिच मतलब सॉरी कॉइल पिच बराबर कॉइल पिच बराबर पोल पिच होगा, मतलब 1 और 5 यहाँ पे बराबर होंगे, और 2 के लिए, ठीक है, या 2 के लिए या 4 के लिए या किसके लिए, तो इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी बनेगी, ठीक है। तो उस टाइम कॉइल पिच बराबर पोल पिच जो होगा, उस टाइम इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी बनती है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल बनती है, ठीक है। अब ये पूछिए कैसे बनती है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे 2 ही पोल है, तो 1 और 5 के बीच है ना, 1 और 5 के बीच, तो इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। अगर 2 ही पोल है यहाँ पे, 2 पोल में, तो 100 इलेक्ट्रिकल डिग्री का मतलब होता है हमारा कि 1 और 5 पे अगर हम रखते हैं तो हमारा एक चक्कर में कितना हमारा 0 से स्टार्ट होने पे कब हमारा दोबारा 0 आ जाता है, तो 180 डिग्री पे ही हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रिकल का मतलब, ये होता है, ठीक है। तो बस इतना याद कर लीजिए कि कॉइल पिच बराबर पोल पिच जब होगा तब हमारा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री बनेगी, और इलेक्ट्रिकल डिग्री की मैक्सिमम वैल्यू 180 ही होती है, क्योंकि ये फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट होता है। और डीसी जनरेटर में हमने आपको बता रखा है कि ऐसे कुछ होता है ना, 180 के बाद ये फिर से दोहराने लगता है, तो 180 ही मैक्सिमम होगा हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिग्री।
अब अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे, इम्पोर्टेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैक पिच एंड फ्रंट पिच। ठीक, जिसे इसमें कहेंगे वाई बी एंड वाई एफ। ठीक, अब बैक पिच और फ्रंट पिच क्या होता है आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत ही, कि मैंने एक वो जो बनाया था वाइंडिंग, तो उसमें कुछ ऐसा बताया था। ठीक है, उसमें कुछ मैंने ऐसा बताया था, ये हमारा ये था, कुछ ऐसा था ना, ये वो था, और यहाँ पे मैंने स्लॉट बनाया था। ये स्लॉट बनाया था मैंने। ठीक, तो ये स्लॉट मतलब बनाया था मैंने, सिंपल शब्दों में इसको 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये है 2 पोल का है मान लीजिए। ठीक, तो इसमें मैंने स्लॉट जो बनाया था 2 पोल का है, तो इसमें फुल पिच हम बनाएंगे, तो ये 1 से 2 तक, अगर मान लीजिए इसको हम 4 पोल का कर देते हैं, सॉरी 2 ही पोल का करते हैं, लेकिन इसमें बना देते हैं 8। ठीक है, 6 7 8 है ना, थोड़ा सा हमको ज़्यादा मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, हमको ज़्यादा मिल जाएगा यहाँ पे, तो समझाने में आसान रहता है। मान लीजिए हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ कंडक्टर, तो इस पे जाएगा, ये ऊपर से गया, फिर अब हमको फुल पिच बनाना है। फुल पिच के लिए हमको इसको किस पे लेना पड़ेगा, एक के बाद किस पे लाना पड़ेगा, 4 पे लाना पड़ेगा, है ना, सॉरी 2 चौके 8, हाँ 5 पे लाना पड़ेगा, 5 पे लाना पड़ेगा, 5 पे लाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम यहाँ से लेते आएंगे 5 पे, 5 पे लेते आए। अब यहाँ से ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, और फिर यहाँ से ये 2 से शुरू करेगा ना, क्योंकि 1 के बाद तो 2 पे आना है इसको, 2 से फिर यहाँ पे ये आ जाएगा 6 पे, फिर यहाँ से ये आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से 3 पे शुरू करेगा, फिर यहाँ से ये आ जाएगा 7 पे। ठीक, 7 से यहाँ से आ जाएगा ऐसे, फिर यहाँ से 4 पे, 4 से ये 8 पे, फिर 8 से, अब तो सब हो गया, यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ देखिए, जो हम 1 से 5 तक ले जा रहे हैं, 1 से 5 तक, लेकिन किस तरह से लेके जा रहे हैं 1 से 5, एक यहाँ से तो आगे से निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ से फिर पीछे से लेके जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जो पीछे से लेके जा रहे हैं हम 1 से 5 तक, इसको बोलते हैं बैक पिच। 1 से 5 तक वाले को बोलेंगे बैक पिच। ठीक है, अब 5 से लेके फिर हम वापस कहाँ पे आ रहे हैं, 2 पे आ रहे हैं ना, तो 5 से लेके 2 वाले को क्या बोलेंगे, फ्रंट पिच। फ्रंट पिच, ठीक है, फ्रंट पिच, समझ में आई। इस वाले को बैक पिच, इस वाले को फ्रंट पिच, और इन दोनों के बीच की जो दूरी रहेगी उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पिच, वाइंडिंग पिच या रिजल्टेंट पिच। ठीक है, उसे बोलेंगे रिजल्टेंट पिच या पिच ऑफ वाइंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब अभी मैं जो कर रहा हूँ ये लैप वाइंडिंग है, ये एक टाइप का लैप वाइंडिंग है। देखिए यहाँ पे लैप बन रहा है ना, सर्किट लैप की तरह हुई। वेव में क्या होता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे लैप वाइंडिंग है। तो लैप वाइंडिंग में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 4 है, वाई भी कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 1 2 3 हो गया। तो 4 में से 3 घटा दिए तो 1 हो गया, मतलब 1 में 1 जोड़ दिए तो 2 हो गया। तो रिजल्टेंट पिच जो वाई आर होगा लैप वाइंडिंग के लिए वाई बी माइनस वाई एफ हो जाएगा। अभी पहले ये समझते हैं, हम लग रहा है कि आप लोगों को वाई बी और वाई एफ नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा रफ हो गया है। एक बार फिर से बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम एक ही बनाएंगे। मान लीजिए ये एक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। ठीक, ये 1 2 3 4 5। अब हमारा यहाँ पे
ये हो गया एक, ये हमारा कम्यूटेटर यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा ये, ठीक, यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से गया ये 5 तक, है ना, तो ये 5 तक जो गया, यहाँ से देखिए पीछे से जा रहा है, सॉरी यहाँ पे डॉटेड हो जाएगा, फिर ये पीछे से ही आ रहा है, तो यहाँ से जो ये 5 से तक गया है, तो इस चीज़ को पूरे को क्या बोलेंगे, बैक पिच, क्योंकि ये पीछे से फिर गया ना वहाँ पे आगे, यहाँ आगे से निकला, ये पीछे से हुआ, इस वाले पे ये पीछे से लग रहा है, ठीक है, तो ये पीछे से हुआ है 5 तक, ठीक। अब ये पीछे से जो निकल के आगे आ रहा है, आगे आ रहा है कि नहीं, 5 से निकल के 2 पे आ रहा है ना, और वो भी आगे, मतलब फ्रंट में आपको दिखेगा, जैसे ये कॉइल है, ऐसा कुछ होता है ना, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से ये ऊपर से गया, अब ये पीछे जाके इधर से जुड़ रहा है, किससे जुड़ रहा है नहीं पता नहीं, पीछे पीछे, फिर अभी पीछे पीछे हमको नहीं पता चल रहा है ना, ये पीछे वाला हिस्सा, तो इस पीछे वाले हिस्से को बैक पिच बोलेंगे, मतलब उसके बीच में कितना है, कितने आर्मेचर स्लॉट के बाद ये पीछे जा रहा है, इसको बैक पिच बोलेंगे। और फिर यहाँ से ये आएगा ऐसे ऐसे पीछे पीछे होते हुए, इस कम्यूटेटर से जुड़ेगा, फिर फ्रंट से आएगा, फिर यहाँ से ये 6 पे जाएगा ना, यहाँ से 5 से जो बैक होते होते, मतलब पीछे से होते होते ये फ्रंट पे जो आया, इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, YF, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहते हैं, पहली कॉइल यहाँ पे खत्म हुई, पहली कॉइल यहाँ पे खत्म हुई, फिर दूसरी कॉइल यहाँ पे शुरू हो गई है, तो पहली कॉइल के खत्म होने वाले पॉइंट से दूसरी कॉइल के शुरू होने वाले पॉइंट्स के बीच के जितने आर्मेचर स्लॉट बनेंगे उसको क्या कहेंगे, फ्रंट पिच बोलेंगे। और पहली कॉइल के दोनों सिरों के बीच के जो जितने आर्मेचर स्लॉट होंगे उसको बैक पिच बोलेंगे, ठीक है, ये कह सकते हैं कि नहीं। तो किसी भी तरीके से आपको समझना है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, बैक पिच लैप वाइंडिंग के लिए ऐसे ऐड होता है, मतलब ऐसे जुड़ता है, फिर फ्रंट पिच उसमें से माइनस करके फिर ऐसे आता है, ठीक है। तो ये हमारा बैक पिच हो गया। इसकी में डिफिनीशन ऐसा कुछ है नहीं, बुक में जो डिफिनीशन दिए हैं उसमें कुछ ऐसे लिखवाते हैं सबकी, आर्मेचर के बैक में जो एडवांस हो जाए, मतलब आर्मेचर के बैक से ये एडवांस हो गया, मतलब एक में एडवांस किए ना 4 हम, तो उससे 5 हो गया, तो आर्मेचर की बैक से जो एडवांस हो जाए और उसके कितना ज़्यादा एडवांस हो रहा है, मतलब 1 2 3 4 आर्मेचर स्लॉट जो एडवांस हो रहा है उसको हम जो मेज़र करते हैं वो बैक पिच होता है और फ्रंट। लेकिन वो सब बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये आपको, हम उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे समझाने के तरीके से, ठीक है। बाकी आप अपनी परिभाषा लिख सकते हैं, किस में लिख सकते हैं, एक तरीका और है जो किसी बुक में नहीं है, ये मैं अपना खुद का परिभाषा बनाया हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ, और ये हर जगह, ये परिभाषा जो मैं बताऊँगा ये बहुत ही सिंपल है और हर जगह आपको सही रहेगा, ठीक है। इसमें आप ऐसे देखिएगा, ये परिभाषा जो रहेगी वो लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग सबके लिए सही होगा। इसमें आप ये कहिएगा, एक कॉइल के जैसे एक कॉइल यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे जाके खत्म हो गया है, जैसे ही कॉइल का कोई सिरा, ये सिरा किसी दूसरे कम्यूटेटर से जुड़ेगा वहीं पे खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक कॉइल के स्टार्टिंग सिरे तथा एंड सिरे के बीच स्थित नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट, मतलब आर्मेचर स्लॉटों की नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट को बैक पिच बोलते हैं, YB कहते हैं, मतलब बैक पिच कहते हैं, ठीक है। ये सबसे सिंपल है। बुक में आप देखेंगे तो बुक में ऐसा कुछ दिया है कि वह दूरी जो कि आर्मेचर कंडक्टर में नापी जाती है और होती क्या है, जो कि आर्मेचर के बैक पर एडवांस, आर्मेचर के बैक मतलब पीछे की तरफ से कॉइल कितना एडवांस होता है उसको बैक पिच बोलते हैं। अब ये बताइए आपको कहीं से समझ में आ रहा है? नहीं ना, सबसे सिंपल लैंग्वेज में यही है। दूसरा क्या है जाएगा, फ्रंट पिच किसे कहेंगे? तब ये तो बैक पिच हो गया, फ्रंट पिच किसे कहेंगे? एक कॉइल के
इंड सिरे, इंड सिरा है ना, इंड सिरा ये है, तथा दूसरे क्वाइल के स्टार्टिंग सिरा कौन सा, ये है ना, यहां से स्टार्ट हुआ है ना, स्टार्टिंग सिरा। तो इसमें कितना, 1 2 3 स्टार्टिंग सिरे के बीच स्थित नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट को YF कहते हैं। क्लियर? तो ये सबसे सिंपल है और जो आपको समझ में आएगा और जो आपके काम रहेगा, जो आपको काम भी आएगा। अब देखिए, अब इसमें एक रिजल्टेंट पिच आता है। वो रिजल्टेंट पिच क्या होगा, YB में से YF घटाएंगे लैप वाइंडिंग के लिए, और वे वाइंडिंग के लिए YB में से YF जोड़ेंगे। इसको कैसे कहते हैं, रिजल्टेंट पिच इसी में आता है। जो हेडिंग डाल लीजिएगा, ऊपर हेडिंग है, लेकिन रिजल्टेंट पिच भी मैं आपको इसी में समझा दे रहा हूं। रिजल्टेंट पिच क्या होगा, रिजल्टेंट पिच ऐसे कह सकते हैं, YB में से लैप वाइंडिंग के लिए YB में से YF घटा दें, जो आएगा वो रिजल्टेंट पिच हो गया। लेकिन ये अनपढ़ों वाली परिभाषा है। बुद्धिमानों वाली परिभाषा क्या है कि किसी कॉइल का स्टार्टिंग सिरा तथा दूसरे कॉइल के स्टार्टिंग सिरे के बीच जितना आर्मेचर स्लॉट होगा उसे क्या कहेंगे, रिजल्टेंट पिच कहेंगे। तो इसके बीच एक में एक जोड़ेंगे तभी तो 2 आएगा, है ना, तो उसको क्या कहेंगे, रिजल्टेंट पिच कहेंगे। तो लिखिएगा, एक कॉइल के स्टार्टिंग सिरा तथा दूसरी कॉइल के स्टार्टिंग सिरा के बीच स्थित नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स को रिजल्टेंट पिच कहते हैं। ठीक है। लैप वाइंडिंग के लिए क्या होता है, YR बराबर YB माइनस YF, और वेव वाइंडिंग के लिए YR बराबर YB प्लस YF। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो हमारे यहाँ पे रिजल्टेंट पिच खत्म हो गया है। अब जो टर्म थे इसमें सब खत्म हो गए हैं। एक होता है कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच क्या होता है, कम्यूटेटर पिच वो होता है जैसे कि दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच कॉइल के दोनों एंड कनेक्ट हैं, तो उसके बीच में कितना कम्यूटेटर सेगमेंट है। ठीक है, नहीं समझ में आया आपको। लैप वाइंडिंग में क्या होता है, अभी मैंने यहाँ पे बताया, इसके ये तुरंत आसपास है, लेकिन जब वेव वाइंडिंग करेंगे तो उसमें कुछ ऐसा होता है, यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ से वेव वाइंडिंग में कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ से निकलेगा, मान लीजिए यहाँ से निकला, फिर यहाँ से होके यहाँ आया, फिर यहाँ से आके फिर ये यहाँ पे चला जाएगा, फिर ऐसे होके ऐसे, मतलब ऐसे वेव की तरह जाएगा। मैं दूसरे सब पेज पे समझाता हूँ। ठीक है, कम्यूटेटर पिच के लिए वो समझना आपको ज़रूरी है। या पढ़िए, पहले परिभाषा लिख लेते हैं कम्यूटेटर पिच की। ठीक है, कम्यूटेटर पिच, तो पहले परिभाषा ही लिख लेते हैं। एक कॉइल के
दो सिरे होते हैं ना एक कॉइल के दो सिरे जो कि कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच जुड़े हैं तो अगर मान लीजिए एकदम आसपास जुड़े हैं कम्यूटेटर सेगमेंट के, तो उनके बीच की दूरी तो एक ही होगी। जुड़े हैं तो उनके बीच की दूरी, मतलब किनके बीच, तो कम्यूटेटर सेगमेंटों के बीच की दूरी, कम्यूटेटर सेगमेंट जिनसे वो जुड़े हैं उनके बीच की दूरी, ठीक है, जिन कम्यूटेटर सेगमेंट से वो जुड़े हैं, ठीक है। मतलब कि अगर समझिए ये थोड़ा सा जटिल है, 1 2 3 4 5 6, अब मान लीजिए ये ऐसे निकला सपोज, ठीक है, अभी फिगर बनाते हैं, ऐसे निकला, ऐसे आया, ऐसे आ गया, और ये ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे होते होते ऐसे इसमें जुड़ गया, इस वाले में जुड़ गया। तो इसके और इसके बीच की दूरी क्या है, एक ही है ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 7, ये 7 हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट है। तो इसके बीच की दूरी क्या है, एक ही है ना, तो इनके बीच की दूरी, तो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच की दूरी, ठीक है, की दूरी को कम्यूटेटर पिच कहते हैं। अब हो सकता है कुछ ऐसी वाइंडिंग हो, कुछ इस प्रकार की वाइंडिंग हो जो ऐसे जाए, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे आए वापस, और फिर ऐसे यहाँ पे आ जाए। तो अब ये कॉइल तो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, एक एंड यहाँ पे, एक एंड यहाँ पे, लेकिन इसके बीच की दूरी कितनी है, 3 और 5 के बीच की दूरी कितनी है, 1 2 अंक है ना, तो यहाँ पे है, ये बढ़ गया है। अब ये बात आती है कि किस में ये बढ़ेगा, ठीक है, और किस में ये वो होगा, ठीक है। तो अब अगर लैप वाइंडिंग की बात करें, तो लैप वाइंडिंग के लिए क्या होता है, YC = YB - YF, और लैप वाइंडिंग के लिए YB - YF कितना होता है, हमेशा YB - YF की वैल्यू 1 आएगी। तो लैप वाइंडिंग के लिए YC क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1। अब इसमें एक आता है प्लेक्सिसिटी, मतलब एक होती है सिंप्लेक्स वाइंडिंग, डुप्लेक्स वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग। तो सिंप्लेक्स वाइंडिंग के लिए 1 रहेगा, डुप्लेक्स वाइंडिंग के लिए 2 रहेगा, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग के लिए 3 रहेगा। मतलब सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए 1, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए 2, ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए 3 रहेगा, ठीक है। तो या बराबर लिख सकते हैं प्लेक्सिसिटी मतलब m बराबर 1 रहेगा तो YC बराबर 1 रहेगा, m बराबर 2 रहेगा तो YC बराबर 2 रहेगा, m बराबर 3 रहेगा तो YC बराबर 3 रहेगा। मतलब सिंप्लेक्स के लिए क्या रहेगा, 1 रहेगा, डुप्लेक्स के लिए क्या रहेगा, 2 रहेगा, ट्रिप्लेक्स के लिए क्या रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। तो YC = 3 रहेगा। तो सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स ये अभी हम बाद में समझेंगे क्या होता है, अभी आप खाली फार्मूले के लिए लिख लीजिए। और वेव वाइंडिंग के लिए क्या होता होगा, वेव वाइंडिंग के लिए इसका फार्मूला बदल जाता है और कुछ वैल्यू आती है उसकी YB और Y+1 में आती है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू अभी हम आगे देखेंगे जब वेव, ठीक है। तो वेव वाइंडिंग के लिए हम जो फार्मूला होगा YC का वो हम आगे बताएंगे, या और लैप वाइंडिंग के लिए भी, ठीक है, या अभी लिख सकते हैं हम वेव वाइंडिंग के लिए भी, याद आ गया है मेरे को। वेव वाइंडिंग के लिए क्या होता है, YC = YA, मतलब ये क्या है, एवरेज पिच है, और YA = क्या होता है, YA = होता है नंबर ऑफ कम्यूटेटर
बार बटा नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स, और यहाँ पे क्या रहेगा +-2। यहाँ पे जो होगा ये, इसमें प्लस माइनस भी ऐड कर सकते हैं हम, +-2 इसमें +-2, ठीक है। YC इक्वल टू +-1 रहेगा ये लैप वाइंडिंग के लिए, और YC इक्वल टू YA रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा हो गया कम्यूटेटर पिच, ठीक। अब एक होता है डबली रीट्रेंट और सिंगली रीट्रेंट। तो डबली रीट्रेंट का मतलब होता है, या आज का वीडियो वैसे 55 मिनट का हो गया है, तो इसको आज ही ख़त्म करते हैं इतने पे ही। बाकी कल हम आपको कुछ और टर्म बताएंगे, उसके बाद कल आपको हम लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग पूरी तरीके से पढ़ाएंगे, और उसके बाद हम शुरू करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ DC जनरेटर, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको दिखाइए, ताकि मैं भी मोटिवेट होके और ज़्यादा वीडियो बना सकूं। जितने ज़्यादा व्यू आएंगे, जितने ज़्यादा लाइक आएगा, जितने ज़्यादा कमेंट आएगा, उतना ही मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और लिंक में हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो उसमें आज का नोट्स आपको, और जो भी पुराने नोट्स हैं वो सब मिल जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।